हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम फिज़िक्स का दूसरा जो चैप्टर है वो करने वाले हैं, जिसके अंदर हम फोर्स और मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जितने भी आपके एचएसएससी के एग्ज़ाम में आए हैं या फिर एसएससी के एग्ज़ाम में आए हैं, उन सभी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे विद फुली डिटेल्ड। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा का पूरा सेशन जो है आपका वो बाईलैंग्वेज रहने वाला है और जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो आपके प्रीवियस ईयर प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, ये वीडियो आपके लिए आने वाला दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम है या फिर ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोर्स के बारे में। ठीक है, फोर्स एंड मोशन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद चलेंगे अपन इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखना भी आप। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको फोर्स के बारे में। देखिए, फोर्स होता भी बल। बल को अपन कहते हैं किसी भी प्रकार का धक्का जो फील होता है उसको क्या कहते हैं भी, अपन बल कहते हैं। धक्का कहना मतलब किसी भी चीज़ को जब अपन क्या करते हैं, पुश करते हैं और वो वस्तु की वो अपनी जगह को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, उसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अगर मैं फिजिकली मैं मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जो फोर्स होता है वो होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, एम इंटू में ए। अगर अपन किसी वस्तु के ऊपर मास और एक्सेलरेशन को अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है भी, फोर्स कहलाता है। वैसे किसी भी वस्तु को धक्का देना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब देखिए फोर्स कब कब आएगा, जब किसी वस्तु में एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी या वेग के अंदर चेंज होता है। देखिए, तीन चीज़ होती है फिजिक्स के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए, एक होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है आपके मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन एक होती है डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हिंदी में होती है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है डिस्टेंस ही होता है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे कि मैं यहाँ से चला और ये घूम फिर के मैं कहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया, ये मेरी होगी टोटल डिस्टेंस। लेकिन फिजिक्स कहती है कि आप इतनी दूर क्यों गए, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ही जाना था, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो फिजिक्स में हमेशा क्या काउंट करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं। उसके बाद एक होती है स्पीड। स्पीड होती है मैथ के अंदर, वैसे ही जो आपकी फिजिक्स है उसके अंदर होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जैसे स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है भी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये होती है आपकी वेलोसिटी। और उसके बाद है भाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वी बाई टी जो होता है आपका क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है। ये बात मैंने आपको फोर्स के बारे में बताई है। तो फोर्स एक क्या भी धक्का है, किसी भी वस्तु के ऊपर जो धक्का लगता है उसको क्या कहते हैं, अपन फोर्स कहते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, फोर्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। वैसे तो फोर्स बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं फोर्स के, तो लेकिन वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ। मेनली फोर्स दो प्रकार का बता रहा हूँ मैं आपको। एक होता है अनबैलेंस फोर्स, जिसको असंतुलित बल कहते हैं। एक होता भी बैलेंस फोर्स। क्या होता भी, बैलेंस फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को यहाँ से देखिए, फोर्स की इकाई जो होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, और सीजीएस यूनिट जो होती है वो डाइन होती है। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने आपको बता दी है। एसआई यूनिट न्यूटन और सीजीएस यूनिट जो होती है वो डाइन होती है। अगर आपने इनके बारे में नहीं पता है तो इससे पिछली वीडियो जो है मेरी पूरी की पूरी यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड थी, वो आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए, अगर मैं किसी वस्तु को यहाँ से फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन का, ठीक है, और यहाँ से भी क्या लगाता हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो ये वस्तु किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं दिखाएगी। तो इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं भी, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस फोर्स हमेशा रेस्ट की परिभाषा देता है। रेस्ट का मतलब विराम की परिभाषा देता है कि वस्तु जब तक बैलेंस फोर्स रहेगा, जब तक वस्तु किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। जैसे कि आपकी जितनी भी दीवारें हैं, जितनी भी कोई भी चीज़ रखी हुई है, वो सारी की सारी बैलेंस फोर्स की वजह से हैं। अगर उनके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया है, जैसे कोई वो ये वस्तु है, इसके ऊपर यहाँ से मैंने अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, और यहाँ से अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन फोर्स, तो ये वस्तु किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, क्योंकि इसके पास 10 न्यूटन जो फोर्स था वो ज़्यादा था। इसलिए अगर किसी वस्तु के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगता है या फिर अनबैलेंस फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या आ जाएगा भाई, मोशन आ जाएगा, गति हो जाएगी। ठीक है, तो मोशन की परिभाषा जो है आपका अनबैलेंस फोर्स देता है, और बैलेंस फोर्स किसकी परिभाषा देता है, रेस्ट की परिभाषा देता है। मोशन क्या होता है अभी, किसी भी वस्तु की अवस्था में चेंज। अवस्था में चेंज किसकी वजह से, फोर्स की वजह से किसी वस्तु की अवस्था में चेंज आपका क्या कहलाता है, अभी मोशन कहलाता है। ठीक है, अब मोशन के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था भी, न्यूटन ने। देखिए, मोशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन। देखिए, मोशन
मोशन जो होता है, गति जो होता है, गति के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। न्यूटन जो था, न्यूटन ने ही फोर्स के बारे में बताया था, न्यूटन ने ही मोशन के बारे में बताया था। उसने जो है जो मोशन जो है, मोशन के 3 लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे भाई? 3 लॉ दिए थे, 3 नियम दिए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसने मोशन की परिभाषा जो है अपनी एक बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। ये बुक थी। इस बुक के अंदर मोशन ने जो है अपने तीनों लॉ के बारे में डिस्कस किया था। इन तीनों लॉ के बारे में अपन जानेंगे। फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है और थर्ड लॉ क्या होता है, ठीक है। तो उसने क्या बताया था? उसने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 लॉ दिए थे और तीनों के 3 लॉ से अपन जो है अपन करने वाले हैं, आगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ और एमसीक्यूज को एक एक को करके लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए ये फोर्स एंड मोशन है, मैंने आपको बता दिया है। आराम वस्तु की वैपरीत अवस्था है। रेस्ट इज नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है कि प्राकृतिक अवस्था किसे कहते हैं। तो रेस्ट जो है प्राकृतिक अवस्था है। अगर अपन किसी चीज़ को चेंज करेंगे तो मोशन जो होता है वो प्राकृतिक नहीं है। मोशन किसकी वजह से आएगा? किसी न किसी वस्तु की वजह से आएगा, ठीक है। बल एक ऐसा प्रयास है जिससे वस्तु को गति में लाने के लिए यूज किया जाता है। मैंने आपको बता दिया बल किसके लिए किया जाता है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए यूज किया जाता है। बल की एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है और इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास की होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस हिसाब से इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है वो डाइन होती है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पिछला लेक्चर आप देख सकते हो इसका, ठीक है। उसके बाद 1 न्यूटन बल जो होता है, ये क्वेश्चन आया था, अब भी आया था, अभी आपने एचएसएससी के एग्जाम में देखने को मिला था। 1 न्यूटन बल जो होता है 1 किलो के द्रव्यमान के शरीर को 1 मीटर पर सेकंड के लिए त्वरित कर सकता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1 न्यूटन बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान को कितना त्वरित कर सकता है? तो 1 मीटर जो सेकंड स्क्वायर के बराबर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद गति की दिशा बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। ये मैंने आपको बताया था, जो अनबैलेंस फोर्स है उसकी आवश्यकता होती है। एक उच्च गति के साथ चलने वाली गेंद को रोकने के लिए हम बल लागू करने की आवश्यकता होती है। भाई ये तो गेंद का एग्जाम्पल ले रखा है इसने। अगर कोई भी वस्तु को अपन रोकेंगे तो उस वस्तु को रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है। जैसे कि अपन किसी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेक कब लगेगा? जब उसके ऊपर घर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? घर्षण का मतलब फ्रिक्शन फोर्स जब काम करेगा तो ही उसके ऊपर क्या लगेगा? ब्रेक लगेगा, ठीक है। तो बल की अनेकों प्रकार होती हैं, ये अपन डिटेल में जब इस चैप्टर को करेंगे तब करने वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, ठीक है। बल शरीर के द्रव्यमान को बदल नहीं सकता। देखिए द्रव्यमान को तो कोई भी चीज़ नहीं बदल सकती। देखिए मास तो हमेशा सेम रहता है। मास किसी भी वस्तु के अंदर जो भी मटेरियल लगा हुआ है वो मास होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान को कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकती, लेकिन बल किसी वस्तु के आकार को चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर बल लगाता हूँ तो उसका आकार चेंज हो सकता है। वेग, वेलोसिटी मतलब गति तो अपने आप चेंज हो सकती है। और गति की दिशा, कहते कोई वस्तु इधर जा रही थी और मैंने यहाँ से बल लगा दिया तो वो वस्तु कहाँ जाने लगी? इधर जाने लगी। तो उसकी वस्तु के दिशा भी हम बदल सकते हैं। बल किसी ऑब्जेक्ट की वेग की परिणाम में बदल सकता है। बिल्कुल भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया था। फोर्स कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन आया था वेग का परिणाम किसे कहते हैं? तो वेग का परिणाम किसकी वजह से आता है? तो भाई बल की वजह से आता है, ठीक है। उसके बाद मशीन काम करने के लिए आवश्यक या प्रयास या फिर बल को कम करने में मदद करती है। अब देखिए मशीन क्या होती है। अब अगर अपन बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो अपन शारीरिक क्या हो जाएगा? थकावट आ जाएगी, अपन मतलब उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। तो मशीन कार्य क्या करती है? मशीन जो बल होता है उसी को मतलब बल के को ही कम करने का कार्य करती हैं। जितनी भी मशीन होती हैं वो अपने द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको ही कम करने का कार्य करती हैं, क्योंकि हम इतना बल नहीं लगा सकते। लेकिन मशीन क्या करेंगी? हमारा जो बल उसको क्या कर देंगे? भी कम कर देंगे। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि मशीन क्या काम करती है? तो बल को कम करने का कार्य करती है, ठीक है। डायन जो होता है 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डायन होती है, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम गति का पहला नियम। देखिए यहाँ पर अपन देखेंगे जो न्यूटन जो था उसने अपना गति का मोशन का पहला नियम दिया था। इसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। देखिए न्यूटन ने क्या कहा था कि न्यूटन ने ये कहा था कि जब तक कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई मतलब भारी बल न लग जाए। कहने का मतलब इसने ये कहा था कि हर चीज़ आलस्य से भरी हुई है।
वो जब तक काम करने नहीं चलेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। जैसे कि आप ये क्लास देखने आए हुए हो तो उसका रीज़न है कि आपके पास कोई ना कोई फोर्स कार्य कर रहा है, चाहे वो आपका नौकरी लगने का फोर्स है, चाहे वो माँ बाप का फोर्स है, चाहे आपकी शादी करने का फोर्स है, किसी भी प्रकार का फोर्स है। जब फोर्स लगा तभी आप किसके लिए आए भाई, तैयारी करने के लिए आए हो। तो कोई भी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगी जब तक उसके ऊपर बाह्य बल न लग जाए। और अगर वो गति कर रही हैं, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो वो रुकेगी नहीं, कब तक नहीं रुकेगी, जब तक उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगेगा। जैसे कि मैं कोई भी वस्तु पड़ी हुई है भाई, एक जगह पे पड़ी हुई है तो वो कब का मतलब चलेगी, तो जब तक कोई उसको उठाएगा नहीं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही है, हमेशा जो है गति का पहला नियम यही बात कहता है कि जब तक कोई वस्तु रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी। देखिए इस नियम को ऐसा मानते हैं, वैसे ऐसा नहीं था, ये स्टोरी मनगढ़ंत है कि न्यूटन जो एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था और वो देखता है कि जो मतलब जो पेड़ जो है थोड़ी देर में हिलने लग मतलब कुछ आवाज़ चलती है, आवाज़ चलने की वजह से वो जो सेब जो था वो नीचे गिर जाता है। तो वो देखता भी पहले तो ये सेब ऐसे ही था, लेकिन जैसे ही आवाज़ चली और आवाज़ चलने से ये क्या हुआ भाई, आवाज़ चलने से फोर्स लग गया और ये हिला और क्या हो गया भाई, वो गिर गया। कहने का मतलब पहले वो रेस्ट में था और आवाम ने उसने किस में ला दिया भाई, मोशन में ला दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, पहले आदम ज़माने में तो बहुत बार आते थे, आदम ज़माने का मतलब 2015 से पहले, लेकिन अब तो स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया भाई, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि पेड़ से पत्तों का गिरना, ये न्यूटन का पहला नियम है। कोई भी वस्तु रेस्ट में है मोशन में आ जाए, जैसे कि कोई भी मतलब ये जो पहले बस वाला एग्जाम्पल बहुत आता था, कोई बस है वो खड़ी हुई है, उसके अंदर सवारी है, उसके अंदर सवारी बैठी हुई है, तो बस का एकदम से चलने से जो सवारी जो होंगी वो कहाँ जाएंगी भी, एकदम से जैसे ही चलेगी तो जो सवारी जो होंगी वो पीछे की तरफ जाएंगी। क्यों? क्योंकि बस रेस्ट में थी तो सवारी भी रेस्ट में थी। अब क्या हुआ, बस चलने लगी तो सवारी तो नहीं चली ना भी, सवारी रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगी, इसलिए वो कहाँ जाएंगी, पीछे की तरफ जाएंगी। सेम ऐसे ही कोई बस चल रही है, मूविंग बस है, तो वो एकदम से ब्रेक लगाएगी ना तो सवारी कहाँ जाएंगी, आगे की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो वो अपना जड़त्व खत्म कर देंगी। कहने का मतलब ये है, जो पहला नियम जो है ना वो जड़त्व की परिभाषा देता है, इनर्शिया की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? इनर्शिया यानी कि जड़त्व की परिभाषा देता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु क्या हुई है, किसी भी चीज़ के ऊपर जड़ी हुई है, ठीक है, तो जड़त्व की परिभाषा देता है। और जड़त्व को सबसे पहले गैलीलियो ने समझाया था। किसने समझाया था भाई? गैलीलियो ने समझाया था। इसीलिए पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि पहले नियम को क्या नाम दिया गया, तो पहले नियम को दो नाम दिए गए, एक तो जड़त्व का नियम, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, ठीक है, और तीसरा इसको पहले नियम जो होता है वो फोर्स की परिभाषा देता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, फोर्स की परिभाषा कौन सा नियम देता है? पहली बार, ठीक है। क्योंकि बाह्य बल की, देखिए बाह्य बल, फोर्स भी कौन सा? बाह्य, कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स की परिभाषा देता है कौन भाई? पहला नियम, ठीक है। तो बाह्य बल जब कार्य नहीं करेगा जब तक वस्तु अपनी पोजिशन में रहेंगी, ये बात कहता है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये बात क्लियर होगी होंगी पहले नियम के बारे में। इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, एग्जाम्पल बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई कंबल है, कंबल के ऊपर धूल के कलर मतलब लगे हुए हैं, उस जैसे ही डंडी लगाते हैं, मारते हैं तो वो झटके पड़ने लग जाएंगे। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है रेस्ट से मौसम में चेंज हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल पहले नियम के हैं, ठीक है। तो दूसरे पर चलते हैं। यदि शरीर पर लागू बलों के परिणाम जो होते हैं वो शून्य है तो इसे संतुलित बल कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया संतुलित बल क्या होता है, यहाँ से भी लगे और यहाँ से भी लगे। तो अब देखो फोर्स दोनों तरफ से 10 न्यूटन लग रहा है, तो ये बल तो क्या हो गया भाई? शून्य हो गया, ठीक है। तो परिणाम शून्य नहीं है तो लागू बल को असंतुलित बल कहा जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्या होता है, जड़त्व अपने राज्य में समान गति में परिवर्तन के विरोध के लिए वस्तु की प्रवृत्ति है। भाई बिल्कुल भी जड़त्व क्या, अभी जड़त्व गति के परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज गति के परिवर्तन का विरोध करती है, तो जड़त्व करता है, ठीक है। जड़त्व जितना अधिक होगा, भाई सिंपल सी बात है, जड़त्व जितना अधिक होगा बल को अपनी स्थिति या वेग को बदलने की आवश्यकता, उतनी ही ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसे सड़क रोलर चलाने के लिए बहुत सारे प्रयास की आवश्यकता होती है। भाई सड़क रोलर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके अंदर जड़त्व सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व का माप है। अभी किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो जड़त्व का माप होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा वस्तु में उतना ही ज़्यादा क्या होगा अभी? जड़त्व होगा, ठीक है भाई।
और उतने ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जड़त्वों को तोड़ने के लिए। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत कार्य करता है। भाई घर्षण बल जो जड़त्व का कार्य करता है, घर्षण बल, ठीक है भाई, कोई भी वस्तु अगर ज़्यादा घर्षण होगा तो उसके अंदर क्या होगा भाई, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा भाई, जड़त्व होगा। तो ठीक है, तो भी घर्षण बल में वृद्धि के कारण ब्रेक लगने से वाहन बंद हो जाते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी कि भाई ब्रेक कैसे लगते हैं, ब्रेक किस पर कार्य करते हैं, घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स पर कार्य करते हैं, जो हमेशा गति के विपरीत होते, गति का विरोध करते हैं। क्लियर भी। उसके बाद नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट है गति का दूसरा नियम। देखिए गति का दूसरे नियम को समझने के लिए मैं एक बात बताता हूं। गति के सेकंड लॉ के लिए देखिए इसके अंदर आपको देगा मोमेंटम पर निर्भर करता है, आवेग पर निर्भर करता है। यहां से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैं देखिए एक फंडामेंटल बताता हूं गति के दूसरे नियम को समझने के लिए, ठीक है। एक सिंपल कंसेप्ट है, आप समझने की कोशिश करना। सेकंड नियम देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इम्पल्स, जिसको क्या बोलते हैं भी, आवेग बोलते हैं, ठीक है, मोमेंटम। तो देखिए क्या होता है, इसमें दो चीज होती हैं। एक तो होता भी समय अंतराल, क्या होता भी, समय अंतराल, समय अंतराल, ठीक है। और एक होता भी फोर्स, क्या होगा भी, फोर्स। बस एक चीज याद रखना, आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखिए हमेशा याद रखना, समय अंतराल बढ़ाने पर, समय अंतराल बढ़ाने पर फोर्स क्या हो जाएगा भी, कम हो जाएगा। हमेशा याद रखना समय अंतराल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके भी, समय अंतराल के। कहने का मतलब समय अंतराल अगर अपन बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। समय अंतराल होता भी मतलब टाइम को अगर अपन बढ़ा देंगे किसी भी वस्तु के अंदर, अगर टाइम को हम बढ़ा देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भी, कम हो जाएगी। और टाइम को अगर हम घटा देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भी, ज़्यादा हो जाएगी। बस आपको इस बात को ध्यान में रखना है और सेकंड नियम जो है आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये कहेगा कि द्रव्यमान और वेग को, मतलब मास इनटू वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है भी, मोमेंटम होता है आपका। ये एक सदिश राशि है और ये मोमेंटम पर ही कार्य करता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। लेकिन आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, मैं सिंपल बताता हूँ। देखिए बेटा, सेकंड नियम में आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे कि एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कोई खिलाड़ी, कोई मतलब जो क्षेत्र रक्षक जो होता है, वो क्रिकेट की गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। तो वो क्या कर रहा है अभी, जैसे ये कोई हाथ है, ठीक है, और ये गेंद आ रही है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इसको गेंद को चूमने के लिए अपने हाथों को कहाँ लेके जाएगा, पीछे की तरफ, क्योंकि ये समय अंतराल को बढ़ा रहा है। समय अंतराल को क्या कर रहा है अभी, समय को इंक्रीज कर रहा है। अब समय जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ये जो बाल का जो फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा अभी, कम हो जाएगा। और बाल का फोर्स कम हो जाएगा तो कैच लेना क्या हो जाएगा अभी, ईजी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सेकंड लॉ वहीं पर लगाना जहां पर समय अंतराल बढ़ने पर क्या हो रहा हो भाई, फोर्स कम हो रहा हो, वहीं पर आप सेकंड लॉ ठोक देना। जैसे कि आपसे ये बहुत बार क्वेश्चन आता था पहले कि जो मतलब कच्चे फर्श पर मतलब जो होती है चोट कम लगती है पक्के फर्श से, क्यों लगती है भाई, क्योंकि कच्चे फर्श पर जब कोई भी वस्तु पड़ती है ना बेटा, तो वो समय अंतराल बढ़ा लेती है, क्योंकि कच्चे फर्श में वो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, तो समय अंतराल बढ़ने पर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन पक्का फर्श तो पक्का है, समय अंतराल मिलेगा ही नहीं। देखो यहाँ से नहीं समझ में आता, एक सिंपल सी बात है, एक गद्दा है, एक स्प्रिंग गद्दा है, तो गद्दे के ऊपर एथलीट कूदते हैं, जैसे ये कूदे तो गद्दा नीचे की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। अब ये नीचे की तरफ जाएगा तो समय अंतराल बढ़ेगा, समय अंतराल बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम, और चोट कम लगेगी। बोलो लगेगी या नहीं लगेगी। तो गद्दे पर चोट कम लगती है, फर्श पर चोट ज़्यादा लगती है। इसका रीज़न यही होता है क्योंकि फर्श पर समय अंतराल बिल्कुल ही जीरो होता है, ठीक है। समय अंतराल होता ही नहीं, मिलता ही नहीं, डायरेक्ट चोट लग जाती है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल दो, जैसे गाड़ियों में शॉकर लगे होते हैं, देखे होंगे आपने, गाड़ियों में शॉकर लगे होते हैं। शॉकर क्या करते हैं, शॉकर समय अंतराल को क्या कर देते हैं भाई, बढ़ा देते हैं, और जैसे ही समय अंतराल बढ़ेगा फोर्स क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, और आपको झटका क्या होगा, कम फील होगा, ठीक है। सब चीज़ें जो है समय अंतराल पर कार्य करती है। जैसे कि और एक और एग्जांपल देता हूँ, कराटेबाज वाला। देखिए कराटेबाज कोई ईंट है, इस ईंट को कराटेबाज 2 मिनट में कटक नहीं तोड़ देता है, जैसे ही कराटा मारता है ये टूट जाता है। वो क्या कर रहा है, देखिए वो कर रहा है समय अंतराल को कम कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर रहा है। अब वो समय अंतराल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब बिल्कुल बात है, समय अंतराल को कम करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो भाई ज़्यादा हो जाएगा, तो जैसे ही फोर्स ज़्यादा होगा ये ईंट क्या हो जाएगी, खटक से टूट जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फोर्स हमेशा क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा समय अंतराल के। बस ये बात याद रखना, और सेकंड लॉ के जितने भी एग्जांपल हो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर भी। तो ये था सेकंड लॉ। तीसरा लॉ तो कुछ नहीं भी, तीसरा लॉ तो ये कहता है कि आप गांधीवादी मत बनो। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार रहा है ना,
तो उसको देखो कितना तेज थप्पड़ मारा है उसने, और उतना ही तेज उसको बंदे को दूसरा थप्पड़ दो। कहने का मतलब तीसरा ला यही कहता है एवरी एक्शन है वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हो हर एक कार्य जो था समान और विपरीत प्रतिक्रिया करता है। तो यही बात आपका तीसरा ला कहता है। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि कोई भी बंदूक है, बंदूक की गोली जब चलती है तो बंदूक की गोली आगे की तरफ और बंदूक कहाँ जाती है, पीछे की तरफ जाती है। सेम ऐसे ही कोई नाव है, नाव चलती है, नाव में जो होता है, नाव सवार जो होता है वो क्या करता है, नाव आगे की तरफ जाएगी और वो पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो इन्वर्सली हो गया, वो पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ, ठीक है। तो समान और विपरीत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जैसे रॉकेट उड़ता है ऊपर की तरफ, रॉकेट कैसे उड़ता है, रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है और गैस नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। जितना नीचे की तरफ ये प्रेशर मारेगा उतना ही रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी की सभी चीज़ें न्यूटन के तीसरे लॉ पर कार्य करती हैं। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों लॉ जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी करके आपको। देखिए न्यूटन का जो पहला नियम जो किसकी संकल्पना करता है, जड़त्व की संकल्पना करता है, इनर्शिया की संकल्पना करता है। और इनर्शिया को गैलीलियो ने दिया था, इसीलिए इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था पहला ला जो है वो बाह्य बल की परिभाषा देता है। उसके बाद दूसरा, यदि स्थिर वेग में चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद कहाँ जाएगी। तो भाई सिंपल सी बात है, गाड़ी चल रही है ना, गाड़ी चल रही है तो सिंपल समान रेखा में चल रही है, तो भाई वो उसी मतलब जहाँ पर उसने फेंकी थी ना उसके हाथ में आएगी। हाँ, अगर गाड़ी ब्रेक मार दे तो वो आगे पीछे हो सकती है, या फिर गाड़ी की स्पीड कम हो जाए तो आगे पीछे हो सकती है। लेकिन इसने क्या कहा है कि स्थिर वेग में चल रही है, तो स्थिर वेग में चल रही है तो गेंद जो होगी बालक के हाथ में ही रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद है, एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि यदि इसका प्रत्यावर्तन होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है, तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी। इसने कहा किसी भी प्रकार की एनर्जी और वेलोसिटी नहीं गई है, उतनी की उतनी एनर्जी है, उतनी की उतनी वेलोसिटी है। भाई सिंपल सी बात है, जितना आप फेंकोगे अगर उनकी वेलोसिटी और एनर्जी कम नहीं हुई तो वो उतनी ऊपर जाएगी। हाँ, अगर कम हो जाती तो वो कम ऊपर जाती। तो इसका 2 मीटर का 2 मीटर रहेगा अगर एनर्जी और वेलोसिटी क्या है, सेम है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है। देखिए वर्टिकल मोमेंट जो होता है उसको क्या कहता है, जब वर्टिकल मोमेंट होता है भी वर्टिकल ऐसे वर्टिकल, ठीक है। तो वायु के वर्टिकल जो मोमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, एयर आउटबर्स्ट कहा जाता है, वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। ये बात याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम, भाई क्रिकेट की गेंद नहीं, कोई भी वस्तु जो है अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए, अधिकतम दूरी फेंकने के लिए उसको 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आप सभी को पता नीरज चोपड़ा भाई अपना सनसनीखेज खेल भाई है भाई, ये बिल्कुल जेवलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है इसने ओलंपिक के अंदर, ठीक है। ओलंपिक में भारत का बहुत ऊंचा नाम कर दिया इसने, नीरज चोपड़ा ने। तो इसने जेवलिंग फेंकी है, तो कोई भी चीज़ अगर दूर फेंकनी है तो उसको 45 डिग्री के एंगल पर फेंकनी पड़ेगी, और वो चीज़ कहाँ जाकर पड़ेगी, दूर जाकर पड़ेगी, ठीक है। तो एथलीट्स को ये भी चीज़ सिखाई जाती है कि आपको दूर कोई भी वस्तु फेंकनी है तो 45। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोई वस्तु ऊंची फेंकनी है, ऊपर फेंकनी है, तो इसके लिए 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री के कोण पर सबसे मैक्सिमम ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर आपको दूर फेंकनी है तो 45 डिग्री के कोण पर फेंकनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके लिए। उसके बाद किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो मैंने आपको बताया था मतलब कालीन पर जो है वो धूल के कण रेस्ट में है, लेकिन रेस्ट से वो किस में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे, और चेंज इन स्टेट क्या कहलाएगी भी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाएगी। उसके बाद पवन का वेग किससे संबंधित है। तो भाई जो पवन का जो वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ जो आपकी जो होती है विंड जो होती है, वो आपका प्रेशर ग्रेडियंट पर निर्भर करता है, प्रवणता दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद भी किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरा जो टावर के पाद से ऊंचाई के बराबर हो, तो कण द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाएगा। भाई देखिए इसने ये कहा है कोई भी टावर है, जैसे कि कोई ये टावर है, टावर के ऊपर कोई लड़का है, उसने कोई मतलब पत्थर डाला, ठीक है। तो पत्थर नीचे डाला तो उसने ओरिजेंटल डाला, तो उसने क्या कहा, उसने वो है और विच इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। तो पाथ क्या होगा, वो पाथ, उस पाथ को क्या कहेंगे, ये जो पाथ बनेगा इस पाथ को क्या कहेंगे। तो भी कोई भी ये पाथ बनता है या ये पाथ बनता है, इसको बोलते भी पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते भी, पैराबोलिक
पैराबोलिक पाथ। साइंस मीडियम से जो है वो तो बिल्कुल डायरेक्ट समझ जाएंगे, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स से जो है वो याद रखना, ऐसा पाथ जो होता है वो कर्व जो बनती है उसको क्या बोलते हैं भी, पैराबोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी, पैराबोलिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये पाथ कैसा कहलाएगा भी, पैराबोलिक कहलाएगा। और इस मोशन को अगर मैं कहूँ, इस मोशन को क्या कहेंगे अपना, अगर कोई वस्तु ओरिजेंटल फेंकते हैं तो इस मोशन को क्या कहेंगे, तो इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे भी, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ठीक है, ये सभी मोशन क्या कहलाते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। लेकिन पाथ कैसा बनाएगा, पैराबोलिक। जैसे बंदूक की गोली, ये सब पैराबोलिक जो पाथ बनाती हैं, और मोशन कैसा दिखाती हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाती हैं। तो ये बात आप याद रखना। क्लियर भी। चलो भी, उसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ वाई एम टी प्लस सी द्वारा निरूपित हो तो कण किस वेग से चल रहा है। तो इसने कह रहा है कि समय और वेग का ग्राफ जो है वो y इक्वल टू एम टी प्लस सी है। देखिए ये ग्राफिकल है, आपको बस इतना याद रखना है, इस पोजीशन पर जो है आपका वेग जो होगा वो क्या रहेगा भी, समान रहेगा। क्या रहेगा भी, समान रहेगा। ये प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट आ गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है HSSC या फिर कोई भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो है हार्ड पोर्शन इसके डाल देती है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको डायरेक्ट याद रखना है इसको। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ये डिटेल में डाले कल कुछ और डाल देगा। ठीक है, तो आपको जो है स्मार्ट स्टडी करनी है। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, जैसे कि आप मान के चलो किसी भी एग्जाम में, हरियाणा का या कोई भी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये मान के चलो मेरे को जो 8 क्वेश्चन ईजी आए हैं उनमें से एक भी गलत नहीं करना है। ठीक है, जो 2 मुश्किल हैं वो सभी के लिए मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा आप सीखो मत, सीखो, लेकिन ये भी मत करो अब एग्जाम नज़दीक है इन 2 सीखने के चक्कर में इन 8 को मत खो देना। ठीक है, तो ये इन 2 को आप अभी के लिए काट देना, आगे एग्जाम कोई हो उसके लिए तैयार करना। अब आप ग्राम सचिव और मतलब दुर्गा शक्ति के लिए तैयार कर रहे हो, तो अब आप जितना भी हो सकते हो इस पोर्शन को कम ही करो। ठीक है, नेक्स्ट, जब बस बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है। देखिए पहला तो कारण मैं आपको बता देता हूँ, ये बाहर की तरफ जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है अभी, अपनी जो होता है वो रेस्ट में था, वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, तो उस रीज़न है उस पर बाहर की ओर घर्षण होता है, फ्रैक्शन होता है, बाहर की तरफ क्या लगता है अभी, फ्रैक्शन लगता है, आउटर मोस्ट फ्रैक्शन लगता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट, असमान वेग व असमान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए। ठीक है, असमान वेग व असमान त्वरण के लिए, देखिए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, द ऑब्जेक्ट रनिंग विद द अनइक्वल वेलोसिटी एंड द सेम एक्सेलरेशन। कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। वेग समय ग्राफ रेखिक होता है। ठीक है, हाँ भाई, हाँ भाई, इसने पूछ रखा है कि असमान वेग व असमान त्वरण का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो होता है वो रेखिक होता है। कैसा होता है भाई, लाइन जो लीनियर ग्राफ होता है इसका। ठीक है भाई, नेक्स्ट में, किसी दृढ़ पिंड को किसी अक्ष के विपरीत घुमाने के लिए हम आरोपित करते हैं। ठीक है, तो किसी फोर्स को जो रोटेट करने के लिए, देखिए मैं कहता हूँ इसको, जैसे कि कोई अक्ष पर घुमाने के लिए, जैसे कि कोई आपका मतलब जो है दरवाज़ा है। ठीक है, दरवाजे में ये कुंडे लगे हुए हैं और इसको यहाँ से, अब इसको यहाँ से पकड़ के घुमाने के लिए, तो ये अक्ष से घूमया ना, तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, तो इस फोर्स को बोलते हैं भाई ट्विस्टिंग फोर्स, घुमाने के लिए लगने वाला बोल, और ट्विस्टिंग फोर्स को बोलते हैं भाई टॉर्क। तो ट्विस्टिंग फोर्स, ये आपके हरियाणा में बार बार आ चुका है, ट्विस्टिंग फोर्स याद रखना। ट्विस्टिंग फोर्स किसी भी वस्तु को घुमाने में लगने वाला बल क्या कहलाता है अभी, टॉर्क कहलाता, टॉर्क कहलाता, टॉर्क कहलाता। ठीक है भाई, चलो भाई, उसके बाद दूध मथने की मशीन जो होती है वो किस बल से पर कार्य करती है। देखिए 2 प्रकार के बल होते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल, एक सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, एक तो सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, देखिए सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है भी अंदर की तरफ लगने वाला बल, किसी भी वस्तु के अंदर की तरफ, जैसे कि कोई भी पत्थर है, पत्थर रस्सी से बांधा है और उसको हम चारों तरफ घुमाते हैं, तो ये पत्थर अंदर की तरफ फोर्स करेगा, तो इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और दूसरा होता है ऐसा बल जो बाहर की तरफ लगता है, जो केंद्र के बाहर की तरफ लगता है, जैसे कि दूध मथने की मशीन जो होती है वो क्या करती है, वो बाहर की तरफ फेंकती है हर चीज़ों को। या फिर आप कह सकते हो वॉशिंग मशीन जो होती है आपकी, वॉशिंग मशीन, ये भी क्या करती है, बाहर की तरफ किसी मतलब चीज़ को फेंकती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं जो ये आपकी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स पर कार्य करती है, जो अंदर की तरफ हो वो सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है,
पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु को चोट कब लगेगी, जब उसकी बराबर प्रतिक्रिया होगी या थर्ड लॉ कार्य करेगा। कौन सा लॉ कार्य करेगा भाई? थर्ड लॉ। ठीक है, तो पत्थर की चोट लगने से बराबर कार्य किया है इसने। ठीक है, चोट तब लगेगी। ठीक है, अगर ठोकर लगी पत्थर दूर जाके पड़ गया, ठीक है, तो उसको चोट नहीं लगेगी क्योंकि उसने बराबर कार्य नहीं किया, उसने फोर्स कार्य किया और फोर्स ने पत्थर को दूर फेंक दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थर्ड लॉ कार्य करेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया कार्य करेगी। ठीक है, साइकिलिंग के पहिए के लिए कौन सी प्रयुक्त होती है भाई? साइकिलिंग के पहिया जो होता है उसके अंदर क्या प्रयुक्त होता है भाई? तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, मतलब जो अंदर की तरफ जो बल लगता है वो प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, व्हाट इज द बाइसाइकिल स्पोक्स इन द व्हील्स इंक्रीज। ठीक है, तो इसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल भाई, जड़त्व का मोमेंटम कार्य करता है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोमेंटम कार्य करता है, उसका जड़त्व आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, चारों तरफ उसको क्या करता है भाई? घुमाता है। ठीक है, तो चारों तरफ घुमाने में जो बल कार्य आता है उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट अभी विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण कितना कितना होता है? एक्सेलरेशन, मतलब इसको देखते हैं ध्रुवों, मतलब इसने क्या कर रखा है, इंग्लिश में इसको देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। तो भाई देखो मैं आपको बता देता हूँ, इक्वेटर के ऊपर ये होता है आपका कोई भी गोलार्ध है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या होते हैं भाई? इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, और इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, अब इक्वेटर जो होता है उस पर जी की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है, और यहाँ पर ये पोल जो होती है इसके अंदर जी की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ये बात आपको नहीं पता तो आप याद रखना। तो इसने पूछ रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी जो होगी इक्वेटर पे क्या होगी? तो ये मिनिमम होगी। क्या होगी भाई? मिनिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ध्रुव की अपेक्षा कम होगी, ध्रुव पर तो मैक्सिमम होती है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है बल की परिभाषा न्यूटन दावक का गुरुत्व के अंदर। ठीक है, बल की परिभाषा न्यूटन दावक का, तो ये इसने कह रखा है कि बल की परिभाषा इन विच द न्यूटन्स लॉ फोर्स इज डिफाइंड। ठीक है, तो भाई दावक वाक इसने गलत लिख रखा है, इसने दावक काट देना इसको। ठीक है, इसमें इन विच द न्यूटन्स फोर्स इज डिफाइंड, पहले नियम में जो है फोर्स की परिभाषा देता है, मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल फोर्स की परिभाषा देता है। उसके बाद दौड़ के दौरान दावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? भी बहुत बार क्वेश्चन आया ये, दो क्वेश्चन आते हैं गुरुत्व केंद्र के ऊपर। ठीक है, देखिए गुरुत्व केंद्र हमेशा बीच में होता है, किसी भी वस्तु के बीच में। ठीक है, जैसे कि आपने पहले वो क्वेश्चन पढ़ा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए वो अपने आप को झुका लेता है। क्यों झुकाता है? तो गुरुत्व केंद्र उसके बीच में बना रहे और वो पड़े ना। तो ये आता है दौड़ के दौरान दावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो आप उसको ना पैर के बीच में मत करना, उसके पैर के आगे होता है, क्योंकि वो थोड़ा हा अड़का हा झुक के मतलब दौड़ता है, थोड़ा आगे की तरफ जो है अपना जो होता है लेग को झुका के दौड़ता है। ठीक है, तो उसका पैरों के आगे गुरुत्व के अंदर बनेगा भाई। ठीक है, तो बीच में मत बना देना इसको। उसके बाद बाल को टपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी किसको कम करने के लिए अपने हाथ को नीचे ले जाता है? तो मैंने बताया था आवेग, आवेग इम्पल्स क्या होता है अभी? शॉर्ट टाइम के लिए जो होता है वो फोर्स होता है। ठीक है, मैंने आपको जो समझाया था आवेग क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स होता है, शॉर्ट फोर्स कह सकते हैं इसके, इम्पल्स को क्या कह सकते हैं? शॉर्ट फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स है इम्पल्स। तो भी कोई भी वस्तु इम्पल्स को कम करने के लिए, समय अंतराल को कम करने के लिए क्या करता है? अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। ठीक है भाई, खिलाड़ी किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? तो भाई जड़त्व को बढ़ाने के लिए। भी मैंने आपको बताया था जड़त्व गति का हो चाहे जड़त्व रेस्ट का हो, जड़त्व जड़त्व कहलाता है। जितना ज़्यादा जड़त्व होगा उतना ही वो अच्छा दौड़ेगा। भाई दौड़ के आया तेज तो उसने जड़त्व बना लिया दौड़ने का। ठीक है, तो वो कूदेगा ना, तो वो दौड़ का जड़त्व कूदने पर भी कार्य करेगा और वो उतनी ही दूरी पर कूद जाएगा। ठीक है, अगर धीरे दौड़ के आएगा तो जड़त्व कम बनेगा, तो कम तो दौड़ पाएगा। तो गति के जड़त्व की वजह से वो कार्य करता है। अधिकतम द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो किस बॉल के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, तो किस बल के लिए? भी जो ज़्यादा हार्ड होगी उसके लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्रिकेट की बॉल जो होगी वो ज़्यादा हार्ड होगी, तो क्रिकेट की बॉल को जो है रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद भी बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को खड़ा क्यों नहीं होने दिया जाता? ठीक है, क्यों नहीं होने दिया जाता? अब आप कहोगे जी वो पड़ जाएंगे। ठीक है, पड़ जाएंगे नहीं, क्योंकि यात्री गति के जड़त्वों में होते हैं। ठीक है, गति के जड़त्वों में होंगे तो वो क्या हो गए भी डेस्क से क्या हो जाएंगे भी वो पीछे की तरफ पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो गति के जड़त्वों के कारण जो उसको आगे नहीं बैठाया जाता। उसके बाद
चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है, जमीन पर खड़े एक प्रक्षेप के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता है। तो मैंने आपको बताया था, कोई भी वस्तु जब ऐसे पथ लेती है तो उसको बोलते हैं पैराबोलिक पथ, ठीक है। तो पैराबोलिक पथ बोलते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जी आप क्या नाम है, हवाई जहाज से पत्थर गिर लो, चाहे आप मतलब गाड़ी से पत्थर गिर लो, किसी भी पत्थर को जब गिरोगे ना तो वो ऐसे मोशन करेगा, ऐसे मुड़ता हुआ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पैराबोलिक पाथ, और मोशन को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद भी स्पिन ड्रायल्स में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है। तो ये भी वो गीले कपड़े को जिसको आप कहते हो ड्राई क्लीनर बोलते हो, तो ड्राई क्लीनर में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। मैंने आपको बताया अभी था, वॉशिंग मशीन के अंदर कौन सा कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है। तो देखिए विच फोर्स एक्ट द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो डाउनवर्ड जो होता है वो कौन सा कार्य करता है, भार जो होता है, वेट जो होता है वो डाउनवर्ड कार्य करता है, ठीक है भाई। उसके बाद रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। तो रॉकेट की गति जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कार्य करता है, संवेग के आरक्षण पर कार्य करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। हवा में छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करते हैं। तो ये होते हैं भाई मिसाइल्स, जो मिसाइल्स जो हवा में छोड़ी जाती हैं वो मैंने आपको बताया था। मोशन पूछ रखा क्या, इसने पथ पूछ रखा तो पैराबोलिक, मोशन पूछ रखा तो प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो पैराबोलिक पाथ और प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है। जैसे कि कोई भी ऐसे करके मैंने एक लोलक को लटकाया और इसको मैंने ऐसे ऐसे घुमा दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो विराम में आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि वो हवा के घर्षण की वजह से अभी कोई ना कोई चीज़ उसको रोकेगी, और वो रोकने वाली कौन होगी भी, हवा का घर्षण होगा, ठीक है भी। पहिए में बॉल बेरिंग्स जो आप कहते हो, बॉल जो होते हैं, बाल जो होते हैं, बाल बेरिंग्स जो होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं। तो उसके अंदर जो वस्तु जो होती है वो गतिज वस्तु में बनी रहे, और उसके अंदर जो घर्षण जो होगा वो क्या हो जाए भी, कम हो जाए। क्योंकि घर्षण ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा क्या नहीं हो पाएगा, व्हील जो होगा, वो पहिया जो होगा वो रोल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है भाई, आपके जो होते हैं बॉल बेरिंग लगाए जाते हैं। जूते के तलों को मतलब तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो जूतों की तली को ना बढ़ाने के लिए, घर्षण बल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि घर्षण बल होगा तो आप रिपीट क्या नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो घर्षण बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं भाई, अच्छी प्रकार से इसलिए फुलाए जाते हैं कि वो वॉल्यूम ज़्यादा घेर लें और घर्षण अच्छा बना पाएँ, ठीक है। तो भी घर्षण जो होगा, घर्षण अच्छा होगा तो वो फिसलने से बच पाएंगे, ठीक है। तो न्यूनतम घर्षण हेतु नहीं, फिसलने से बचने हेतु और ज़्यादा घर्षण हेतु, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अभी विक्षेपण बल की खोज सबसे पहले किसने की। तो डिस्पर्सन फोर्स जो होता है कैरियोलस ले आया था, ठीक है। तो कैरियोलस एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्पर्सन फोर्स की खोज की थी, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट, जब एक कार की गति को दुगना कर दिया जाता है भाई, अगर किसी वस्तु की गति को दुगना करेंगे और अगर ब्रेक लगाने की बात करें ना, तो ब्रेक उसको कितनी गति से लगाने पड़ेंगे, 4 गुना से लगाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो रोकने के लिए ब्रेक कितने से लगाने पड़ेंगे भाई, 4 गुना से। अगर 3 गुना होगा तो भाई उसका भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये याद रखना, दुगुना करने पर 4 गुना हुए, यही आता है, ठीक है। तो 4 गुना पर करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर फोर्स और मोशन से रिलेटेड सभी एमसीक्यू। ये देखिए मैं आपको ज़्यादा वो वाले एमसीक्यू नहीं करवा रहा, वो पहले आदम जमाने वाले जो मैंने करवा दिए, ठीक है, जो अब आते ही नहीं है। ये सारे के सारे वो हैं जो आपके एचएसएससी के एग्जाम में ऐसे के ऐसे रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम में ऐसे के ऐसे रखे हुए मिलेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इनमें से कुछ भी अगर आपको छूट गया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, और मैं इसकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिले तो आप एचएसएससी साइंस कर लेना, एचएसएससी साइंस कर लेना। एचएसएससी साइंस पर जो है आपको इसकी पीडीएफ पूरी की पूरी मिल जाएगी। और नेक्स्ट डे अपन करेंगे तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है तरंगे और ध्वनि, वेव एंड साउंड्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो सेशन जो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।